हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 13 दिसंबर 2024 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं, जिन एग्जाम्स में भी करंट अफेयर्स के जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, इंपॉर्टेंट जो जीके के पॉइंट बनते हैं, उनको भी कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरी देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में हम आगे की तरफ और हम बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया गया? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है 11 दिसंबर, बी ऑप्शन है 12 दिसंबर, सी ऑप्शन है 7 दिसंबर और डी ऑप्शन है 9 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी जो कि 12 दिसंबर को ये मनाया जाता है। हर साल 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस पर एक आदर्श दुनिया की संभावना को बढ़ावा देने के लिए 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाते हैं। इस दिन को मनाने की जो शुरुआत है वो फरवरी 2017 में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा की गई थी। बात करें अगर तटस्थ की, तो एक तटस्थ देश वह होता है जो हमेशा युद्ध की जगह बातचीत से विवाद को हल करने पर ही जोर देता है। यानी कि हम तटस्थ किसे कह सकते हैं, न्यूट्रलिटी किसे कह सकते हैं? तो ऐसा देश यानी कि जो युद्ध करने की बजाय एक दूसरे से बात करके जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल कर ले, तो उस देश को हम तटस्थ देश कहेंगे। कि वो जो देश है वो युद्ध ना करके बल्कि बातचीत से जो भी विवाद हैं उन विवादों को वो सुलझा रहा है, तो उसको बोलेंगे तटस्थ। आगे हम बढ़ेंगे तो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद अल बशीर को किस देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? यानी कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर मोहम्मद अल बशीर को अंतरिम जो प्रधानमंत्री है वो नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है लेबनान, बी ऑप्शन है बहरीन, सी ऑप्शन है सीरिया और डी ऑप्शन है ओमान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीरिया देश में मोहम्मद अल बशीर को वहां का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में मोहम्मद अल बशीर को सीरिया का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कब? 8 दिसंबर 2024 को बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद। यानी कि वहाँ इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था बशर अल असद, और इनकी जो गवर्नमेंट थी, इनकी जो सरकार थी वहाँ पर गिर गई, जिसके बाद मोहम्मद अल बशीर को सीरिया का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बात करें मोहम्मद अल बशीर की, तो वो 1 मार्च 2025 तक सीरिया में अंतरिम सरकार के प्रमुख बने रहेंगे। यानी कि अंतरिम सरकार के प्रमुख यानी कि प्रधानमंत्री वो बने रहेंगे 1 मार्च 2025 तक, क्योंकि अब जितना कार्यकाल बचा हुआ है ये उतनी कार्यकाल तक के लिए पूरा का पूरा जो देख रेख है वहाँ की वो देखेंगे। फिर आगे के बाद जैसा होगा, जिस तरीके से जो चुनाव होते हैं, चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अगले जो प्रधानमंत्री होंगे उनका जो नियुक्त वहाँ पर किया जाएगा। बात करें सीरिया की, तो सीरिया की जो राजधानी है वो दमिश्क होती है और इसे पूर्व का मोती भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा देश 2034 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? यानी किस देश को 2034 के लिए फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप मेजबानी करने के लिए चुना गया है? तो ए ऑप्शन है यूएई, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है सऊदी अरब और डी ऑप्शन है जापान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी सऊदी अरब 2034 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, सऊदी अरब को मिली वर्ल्ड कप की मेजबानी, और ये फीफा वर्ल्ड कप की जो मेजबानी है वो साल 2034 के लिए सऊदी अरब करने वाला है। जबकि 2030 की बात की अगर की जाए तो 2030 का जो विश्व कप होगा, फीफा फुटबॉल जो वर्ल्ड कप होगा, उसका जो आयोजन है वो स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को, ये सभी देश मिल करके इसकी मेजबानी करेंगे। 2027 में होने वाला जो महिला विश्व कप है
वो ब्राज़ील में 24 जून से 25 जुलाई तक खेला जाएगा। 2027 में होगा कहाँ, स्पेन में, और इस ब्राज़ील में होगा जो कि महिला वाला विश्व कप है, और 2027 में होगा। स्पेन जो है वो इस टूर्नामेंट का मौजूदा चैंपियन भी है, यानी कि महिला विश्व कप ब्राज़ील में जो होने वाला है वो 2027 में होगा, और स्पेन जो कि मौजूदा जो टूर्नामेंट हो चुका है उसका ये विजेता भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे, यानी अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किसे 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। तो 2024 के लिए जो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड है ये किसे दिया गया, तो ए ऑप्शन है गैब्रियल पॉन, बी ऑप्शन है सोनिया गुआजारा, सी ऑप्शन है माधव गाडगिल, और डी ऑप्शन है सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी लोगों को 2024 के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ जो अवार्ड है वो दिया गया है, जिसमें से गैब्रियल पॉन, सोनिया गुआजारा और सी है माधव गाडगिल। इन सभी लोगों को 2024 के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है। डिटेल में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर को इकोलॉजिस्ट है माधव गाडगिल समेत और अन्य लोगों को भी चैंपियन ऑफ द अर्थ जो पुरस्कार है वो दिया है। ये जो पुरस्कार है वो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, यानी कि जैसे कि जो संयुक्त राष्ट्र है यूएन का, उसी की एक संस्था है यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका पूरा नाम होता है यूनेप का, ये भी आप नोट कर लीजिए। तो यूनेप का जो पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण का सर्वोच्च सम्मान है उसी के क्षेत्र में ये दिया जाता है, चैंपियन ऑफ द अर्थ। बात करें तो ब्राज़ील की जो पहली आदिवासी हैं मंत्री सोनिया गुआजारा, इनको संयुक्त राज्य अमेरिका की आदिवासी अधिकारों की पैरोकार और एमी बोवर्स कॉर्डिलेस और रोम के पर्यावरण रक्षक गैब्रियल पॉन और चीन के जो वैज्ञानिक हैं लू क्यू, इनको भी दिया गया है, और साथ ही साथ इकोलॉजिस्ट है माधव गाडगिल, इनको भी 2024 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किसने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किया, यानी कि किसके द्वारा आपदा प्रबंधन संशोधन जो विधेयक है इसमें संशोधन करके 2024 का जो विधेयक है इसको लोकसभा में पेश किया। तो ए ऑप्शन है ओम बिरला, बी ऑप्शन है मनोज सिन्हा, सी ऑप्शन है नित्यानंद राय और डी ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी नित्यानंद राय जी ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 इसको लोकसभा में पेश किया हुआ है। डिटेल में अगर हम बात करें तो गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, इन्होंने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किया। कब? 11 दिसंबर 2024 को इसे लोकसभा में पेश किया गया, और इस विधेयक का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करना है, यानी कि जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में जारी किया गया था उसमें संशोधन करने के लिए ये जो विधेयक है इसको लोकसभा में पेश किया गया है। बात करें तो एनडीएमए की जो भी जिम्मेदारियां हैं उनका विस्तार करके इसमें आपदा जोखिमों का आवधिक आकलन भी शामिल किया जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार के संशोधन किए जाएंगे जिसमें एनडीएमए की जो भी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को बढ़ाया जाएगा। इसमें जो भी आपदा जोखिम है उसकी जो आवधिक आकलन है इन सभी को भी इसके अंतर्गत शामिल किया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन किया? तो ए ऑप्शन है अमित शाह, बी ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, सी ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान और डी ऑप्शन है राजनाथ सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन किया गया। डिटेल में अगर हम बात करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन यानी कि SIH 2024 की ग्रैंड फिनाले का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है इसका ये 7वां संस्करण है जो देश भर के 51 नोडल केंद्रों पर एक साथ शुरू हुआ है। ये छात्रों को दैनिक जीवन में जो भी आने वाली समस्याएं हैं उनको मैनेज करने के लिए और प्रोडक्ट इनोवेशंस के लिए एक मंच प्रदान करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ गीता पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, यानी कहाँ पर गीता को पढ़ करके, गीता का पाठ करके एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये ऑप्शन है उत्तर प्रदेश,
बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है हरियाणा और डी ऑप्शन है पंजाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश में गीता का पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। आप यहाँ देख सकते हैं एमपी में बना गीता पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के भोपाल में गीता जयंती के अवसर पर 7000 प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता पाठ करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, यानी कि इसमें 7000 व्यक्ति शामिल थे। इन सभी लोगों ने सामूहिक गीता का पाठ करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बात करें कब, तो 11 दिसंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया। इसमें 3721 आचार्य और बटुक शामिल थे, यानी कि जो 7000 प्रतिभागी थे इसमें से 3721 में आचार्य और बटुक शामिल थे। ये मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में गीता के तीसरे अध्याय यानी कि कर्म योग का शास्त्र पाठ सुबह करीब 11:30 बजे से शुरू होकर 9 मिनट तक चला और इसमें 7000 लोगों ने प्रतिभाग किया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में भारत ने कितने मेडल जीते? तो ए ऑप्शन है 55, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है 43 और डी ऑप्शन है 21। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में भारत ने 55 मेडल जीते हुए हैं। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में 10वें एशिया पैसिफिक गेम्स में जो भारतीय टीम रही इसने कुल 55 मेडल जीते और इन 55 मेडल में 8 गोल्ड मेडल, 18 सिल्वर और 29 ब्रांज मेडल शामिल थे। बात करें भारत ने 21 देशों की प्रतियोगिता में 5वां स्थान हासिल किया, यानी भारत 5th पोजीशन पर रहा 55 मेडल प्राप्त करके। 2015 में जब इसका आयोजन किया गया था ताइवान में, तब एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में भारत टीम ने सिर्फ 5 पदक जीते थे और यह 9वें स्थान पर रही थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, यानी कि नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो किसे घोषित किया गया? तो ये ऑप्शन है डैनी बॉयट हॉज, बी ऑप्शन है हारिस रऊफ, सी ऑप्शन है ये दोनों और डी ऑप्शन है सौरभ गांगुली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डैनी बॉयट हॉज और हारिफ रऊफ, इन दोनों लोगों को नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नवंबर 2024 महीने के लिए पाकिस्तान के जो प्लेयर है हारिस रऊफ और इंग्लैंड की है डैनी वाइट हॉज को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। बात करें हारिस रऊफ ने अपनी गेंदबाजी से पाकिस्तान को 2002 के बाद ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली वनडे सीरीज जीत दिलाई थी और इसके साथ साथ जो बायट हॉज हैं इनको आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, जिसके कारण इंग्लैंड को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 श्रृंखला में इन्होंने शानदार जीत दिलाई थी और इसीलिए इन दोनों लोगों को आईसीसी ने नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल के लिए नया लोगो लॉन्च किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल के लिए नया लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये ऑप्शन है पेमा खांडू, बी ऑप्शन है मोहन यादव, सी ऑप्शन है अमित शाह और डी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल के लिए नया लोगो लॉन्च किया है। बात करें ये लोगो है इसका ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का और डिटेल में इसके बारे में हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित होने वाला चौथा ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का जो नया लोगो है वो वहां के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के द्वारा जारी किया गया। इसका जो आयोजन है वो 17 से 19 जनवरी 2025 तक किया जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश का जो पश्चिम कामेंग जिला है और खेलोंग और साथ ही साथ कामेंग जिले के खेलोंग और थोंगरे गांव में इसका जो आयोजन किया जाएगा, ये सामुदायिक नेतृत्व में संरक्षण और सतत इको टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है।
तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो पसंद आए होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया गया वो भी पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।